हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ओके, तो मैं सबसे पहले सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना काल चल रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड सभी लोग अपना एंड अपने परिवार एंड अपने समाज का ध्यान रखें। ओके, तो ये आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो जो लोग जैसे कंफ्यूज हैं कि क्या ऑप्शनल लेना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस लें तो ख़त्म कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं है। अब अगर तुम ऑप्शनल नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो तुम एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं चला पाओगे। ठीक है, और मैं आज आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। पॉलिटिकल साइंस के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों लेना चाहिए लोगों को पॉलिटिकल साइंस। ओके, क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको पॉलिटिकल साइंस से, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ मैं कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ने बैठते हैं या आप शुरुआत करते हैं, उसकी सिलेबस एंड ऑल पूरी रिसर्च हमें करनी चाहिए। ठीक है, और उसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें हमें करना चाहिए। और हालांकि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ शुरू तो हो गया है, बट अभी वो तेजी से शुरू नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि गवर्नमेंट सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देगी जल्द ही, और जल्द ही आप सभी लोग फिर से ऑफलाइन क्लासेस में आ सकेंगे। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्टरी लेक्चर की। सो पॉलिटिकल साइंस बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब खुशी आपको मिलेगी ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे। और एक बार जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ये भी है, अच्छा ये भी है और ये भी है। तो पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल फायदेमंद सब्जेक्ट है, इसीलिए आप देखते हैं कि 80% जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, 80%। मैं आज आपको एक एक चीज बताऊंगा। ओके, पॉल साइंस में एक एक चीज आपको पता चलेगा। और सिलेबस जो है पॉलिटिकल साइंस का वास्ट तो है ही, बट फायदेमंद भी है सिलेबस आपका ये। ओके, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपके लिए फायदेमंद भी है। फायदेमंद इसलिए है कि इसको पढ़ने से आपके बहुत सारे जनरल स्टडीज के जो पेपर हैं उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये फायदे भी हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो है सिलेबस, और सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल साइंस का भी आपको जैसे पता है, और ऑप्शनल की तरह दो पेपर होते हैं, और दो हर एक पेपर में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ पेपर वन, फर्स्ट पेपर। द फर्स्ट पेपर का सेक्शन ए जो है वो बात करता है पॉलिटिकल थियरी एंड थिंकर से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, फर्स्ट सेक्शन पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस क्या है पॉलिटिकल साइंस के। स्टेट स्टेट क्या होता है, लिबरल अप्रोच क्या है, न्यू लिबरल क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ओके, दोनों ही अलग चीजें हैं। थियरी, आइडियोलॉजी, समझ में आ रहा है। अब डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। थियरी, ये जो पॉलिटिकल थियरी है, ओके, दीज थियरीज कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकती है सोसाइटी नेचर के हिसाब से, बट आइडियोलॉजीज कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज। आइडियोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट क्या है, आइडियोलॉजी है। ओके, लिबरलिज्म क्या है,
थ्योरी है। मार्क्सिज्म क्या है? थ्योरी है। समझ में आ रहा है? सो थ्योरी बेसिकली फिलोसफीज होती हैं। थ्योरी क्या है? फिलोसफीज। फिलोसफीज एंड उन फिलोसफीज के बेस पे बनती है आइडियोलॉजी। उन फिलोसफी के बेस पे बनती है आइडियोलॉजी। तो थ्योरी से क्या निकली? फिलोसफीज। फिलोसफीज से क्या बनी? आइडियोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही स्टेट की अपनी एक थ्योरी है, उस पे अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। जैसे राइट विंग की आइडियोलॉजी अलग होगी और लेफ्ट विंग की अलग होगी स्टेट की। समझ में आ रहा है? आइडियोलॉजीज। समझ में आ रहा है? एंड उसी तरीके से हर एक आइडियोलॉजी के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। जैसे स्टेट का कॉन्सेप्ट लिबरल आइडियोलॉजी का अलग है, नियो लिबरल्स का अलग है, मार्क्सिस्ट का अलग है। जस्टिस का भी सेम केस है, ओके। इक्वालिटी का भी सेम केस है, राइट्स का भी सेम केस है, डेमोक्रेसी का भी सेम केस है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, ओके, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म, सब चीजों का अलग केस है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धा के ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद, श्री अरबिंदो, गांधी। देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली एंड ऑल। बहुत ही, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपने इन सभी चीजों को एक बार समझ लिया, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कभी किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी। न्यूज़पेपर हमेशा आप समझते चले जाएंगे। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये था पेपर 1। पेपर 2, पेपर 2 हमारा बात करता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें आप पढ़ेंगे इंडियन नेशनलिज्म। इसमें आपका आ जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सत्याग्रह मूवमेंट, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका, नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, पूरा आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया। समझ में आ रहा है? देन पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल, सोशल, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, ह्यूमनिस्ट, दलित पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें। तो मॉडर्न इंडिया आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड पेपर से। समझ में आ रहा है? देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस पेपर 2 पूरा खत्म। सेलियन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस पेपर 2। ऑर्गन, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग। तो मतलब आपका जीएस पेपर 2 का जो पॉलिटी है वो पूरा ही इसमें खत्म हो जाएगा। आपका रिवीजन का टाइम बचेगा, एन प्लस ऑप्शनल आपने रिवाइज किया, इसका मतलब आपका जीएस पेपर 2 का पूरा रिवीजन हो गया। समझ में आ रहा है? स्टेटरी इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन एंड ऑल, फेडरलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, चेंजिंग नेचर ऑफ सर्टेन स्टेट रिलेशंस, इंटीग्रलिस्टिक टेंडेंसीज, रीजनल एस्पिरेशंस, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ planning economic development, Nehruvian, Gandhian perspective, role of planning, public sector, green revolution, land reforms, agrarian, general studies paper 3 economics आपका कंप्लीट हो जाएगा काफी हद तक। पेपर 3 समझ में आ रहा है? देन कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज आपका कंप्लीट। इससे मतलब 70% टॉपिक्स आपके इसी से खत्म। तो बेनिफिट आप देखिए, क्यों लोग लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, फायदे बहुत हैं इसके। आपका हर जीएस, सेकंड पेपर जीएस का पूरा खत्म। जीएस पेपर 1 का आपका मॉडर्न इंडिया, सोशल इश्यूज कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? इकोनॉमी, ठीक है। देन रोल ऑफ आईएमएफ, ग्लोबलाइजेशन आपका इसी से कंप्लीट। देन पार्टी सिस्टम, नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजिकल बेसिस, कोलिशन, प्रेशर ग्रुप्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपका कंप्लीट इससे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, विमेन मूवमेंट, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, ये भी क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में है, काफी हद तक कंप्लीट आपका। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2, पेपर 1 में क्या है, सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में थिंकर्स है, आइडियोलॉजीज है, वो आपका एथिक्स कंप्लीट कराएगा। जितना भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, इंडियन थिंकर है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, फायदे हैं।
तो देखिए हर चीज में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, हर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो ऐसा ही सब्जेक्ट लेना चाहिए। मान लीजिए आपका ऑप्शनल डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, बट इफ अगर आपको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ले, ये भी ले या वो भी ले, तब उस सेंस में मेरा जो मानना है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के थ्रू जाते हैं आपको बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। इसीलिए 80% ऑफ सिविल एस्पिरेंट्स दे ऑप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। समझ में आ रहा है? तो ये था पेपर 1। अब हम देखेंगे पेपर 2। नाउ पेपर 2, पेपर 2, अब पेपर 2 क्या कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सी द टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिकल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, यूएस एंड इंडिया की आप पॉलिटिक्स को कंपेयर करना सीख जाएंगे। यूएस सॉरी रशिया एंड इंडिया की पॉलिटिक्स को कंपेयर करना सीख जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका आईआर का जो बेस बनेगा यहां से, वो इतना स्ट्रांग फाउंडेशन होगा कि आप आईआर ऑलरेडी समझना शुरू कर देंगे। बेसिकली क्या है ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आईआर की थ्योरीज हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट का रोल क्या होता है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, कि चाइनीज गवर्नमेंट का रोल का स्टेट क्या है आईआर में, इंडियन गवर्नमेंट का रोल क्या है, चाइनीज कैपिटलिस्ट का रोल क्या है, इंडियन कैपिटलिस्ट का रोल क्या है, चाइनीज सोशलिस्ट का रोल क्या है, इंडियन सोशलिस्ट का रोल क्या है। समझ में आ रहा है? ग्लोबलाइजेशन भी इसी तरीके से, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, प्रेशर ग्रुप्स, कंपेयर, इसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? देन ग्लोबलाइजेशन रेस्पॉन्सेज फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, then approaches to the study of international relations, idealist, realist, Marxist, functionalist, system theories, all the theories, okay, सारी theories आप यहां पे पढ़ लेंगे। एंड मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि उसके बाद आपको किसी भी पेपर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, देन की कॉन्सेप्ट्स क्या है, की कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पावर, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, डेटरेंस क्या होता है, ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या होते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ग्लोबलाइजेशन, एक एक चीज की नॉलेज आपको कहां से मिलेगी, पेपर 2 आया। समझ में आ रहा है? देन चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल पावर्स, राइज ऑफ सुपर पावर्स, कैसे राइज हुआ, आर्म्स रेस क्या है, बाइपोलैरिटी क्या है, कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट, सब कुछ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एम्स और अचीवमेंट क्या है, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलैरिटी, अमेरिकन हेजेमोनी, रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, then evolution of international economic system from Bretton Woods to WTO, socialist economies, NCMEA, Council for Mutual Economic Assistance, थर्ड वर्ल्ड की डिमांड क्या थी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, एक एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको आईआर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना भी डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए आप आंसर लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? देन यूनाइटेड नेशंस का रोल, और ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 2 में भी, एक्चुअल रिकॉर्ड, स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज, एम्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है। तो इससे आपको देखिए जीएस पेपर 3 पूरा खत्म हो जाएगा, सॉरी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एसए पेपर, जीएस पेपर 1, एंड ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका प्रीलिम्स का भी पार्ट है, तो प्रीलिम्स भी आपका क्लियर। प्लस इंटरव्यू में भी पॉलिटिक्स बहुत पूछते हैं, इंटरव्यू क्लियर, इट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू आल्सो। देन रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मैंने आपको बताया ये, ईयू, आसियान, सार्क, नाफ्ता, देन कंटेम्पररी ग्लोबल कंसर्न्स क्या क्या है, लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल एजेंसीज, ये सारे क्या है, कंटेम्पररी ग्लोबल कंसर्न्स। समझ में आ रहा है? कंटेम्पररी ग्लोबल कंसर्न्स, environmental, gender justice, terrorism, nuclear proliferation, all these things comes under your paper 2। तो पूरा डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आपका जो टॉपिक है ये पूरा ही एज इट इज, आपने अगर ये पढ़ लिया तो आपको जीएस पेपर 2 आईआर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना आप यहाँ पे पढ़ेंगे उससे, जितना आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वहां पे 4 लाइन का सिलेबस है, यहाँ पे पूरा ओवर
होलिस्टिक सिलेबस है, होलिस्टिक सिलेबस, समझ में आ रहा है। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स क्या है फॉरेन पॉलिसी के, ओके, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कंटिन्यूटी, चेंज, देन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, डिफरेंट फेजेस क्या है, करंट रोल क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में इंडिया इज फॉलोइंग मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, India's tilted foreign policy towards US. Okay, now India is also following India enhancing bipolarity and multipolarity. India is also influencing its role towards multipolar world order. समझ में आ रहा है। Then third, India and South Asia, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल कोऑपरेशन थ्रू सार्क, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है नाउ इन पोस्ट कोविड एरा, सार्क 2.0, समझ में आ रहा है। देन साउथ एशिया फ्री ट्रेड, साफ्ता इश्यूज, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके। देन impediments to regional cooperation, for example river water disputes between India and Bangladesh, तीस्ता river, इंडिया नेपाल काली रिवर डिस्प्यूट, समझ में आ रहा है। इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इंसर्जेंसीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, LAC, गलवन वैली। देन इंडिया एंड ग्लोबल साउथ रिलेशंस, मैंने आपको साउथ साउथ डायलॉग बताया था, ठीक है। सो रिलेशंस विद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, लीडरशिप रोल इन डिमांड ऑफ न्यू international economic order, WTO negotiations, then India and the global centers of power, US, EU, Japan, China and Russia, सुपर पावर्स के साथ इंडिया के रिलेशन, समझ में आ रहा है। देन इंडिया एंड द यूएन सिस्टम, इंडिया क्या क्या रिफॉर्म्स लाना चाहता है यूएन में, इंडियाज रोल इन परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, इंडियाज रोल इन यूएन पीस कीपिंग, ओके, इंडिया के पॉइंट ऑफ रिफॉर्मिंग पॉइंट्स क्या क्या है यूएनएससी में जो आने चाहिए। देन इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसी, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या क्या है। Then recent developments in India's foreign policy, for example, India's position on the recent crisis in Afghanistan. Now, Taliban issue, तालिबान पीस डील में इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, इराक, वेस्ट एशिया, ग्रोइंग रिलेशंस विद यूएस एंड इजराइल, विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, मल्टीपोलर, ओके, मल्टीपोलैरिटी, समझ में आ रहा है। तो ये सारी ही चीजें आपकी यहाँ पे कंपेयर हो जाएंगी। दैट मीन्स लेट मी टेल यू, PSIR will help you in your GS paper 1, GS paper 2 full, here in post independence, modern India, social issues, समझ में आ रहा है। Then GS paper 3, economy, internal security, GS paper 4, western and Indian political thinker, समझ में आ रहा है। essay, okay, essay also, then interview, very important. So that means it saves time, it saves, it will save your time, समझ में आ रहा है। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब हम थोड़ा बेसिक्स देखेंगे इंडिया फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे चार्ट क्यों रखा है, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर ने ये चार्ट क्यों रखा होगा, ओके। तो कॉफी, कॉफी के बारे में आपको कैसे पता होता है, नीचे एक्सप्रेसो, एक्सप्रेसो क्या होता है, बेस होता है, उसके ऊपर क्या होता है, मिल्क फोम, समझ में आता है। एक्सप्रेसो क्या होता है, प्योर आपका ब्लैक कॉफी, स्ट्रॉन्ग, प्योर ब्लैक कॉफी, स्ट्रॉन्ग जिसे हम बोलते हैं। दैट मीन बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग। दूसरा यहाँ पे एक्सप्रेसो के ऊपर क्या है, मिल्क फोम, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर क्या है, मिल्क फोम, रेफरेंस, समझ में आ रहा है। देन एक्सप्रेसो,
मतलब आप एक चीज कॉमन पाएंगे, वो क्या है, हर कॉफी में एक्सप्रेसो जरूर है। एक्सप्रेसो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से ये जो पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर है, ये आपका क्या बनाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा हर सब्जेक्ट के लिए। समझ में आ रहा है, कोई भी आपका एरिया, समझ में आ रहा है नाउ। तो बेसिकली यही समझाने का मतलब था। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा कि पॉल साइंस में क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट, दूसरा है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपका क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। ओके, एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल जॉन लॉक, होब्स, ये सभी लोग। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, दो देयर इज साइंस। ओके, पॉलिटिकल साइंस में साइंस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें साइंस है, इसके पीछे भी क्या है, पॉलिटिक्स है। जो पॉलिटिकल साइंस में साइंस लगा हुआ है, इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, समझ में आ रहा है। एंड पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स विद डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक्स। एंड डायलेक्टिक्स किसने शुरू किया, डायलेक्टिक्स मींस डिबेट, मतलब क्वेश्चन आंसर। एंड ये किसने शुरू किया, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। That is why Aristotle, he started dialectics. That is why he is known as a father of political science, Aristotle, father of political science. And political science, it was a part of psychology. Okay, philosophy, तो ये जो ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। अब आप एक चीज देखिएगा, फिलॉसफी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट एरिया फिलॉसफी। इससे हमें पता चलता है पॉलिटिकल साइंस की फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से क्या आया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है, तो ये सब आप कैटेगराइज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थ्योरी। ओके, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न थिंकर्स को हमें पढ़ना है, प्लेटो, प्लेटो की थ्योरी, एरिस्टोटल, ओके, देन सॉक्रेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, और ये सारी चीजें हमारा क्या बनाएंगी, बेस, बेस टू अंडरस्टैंड दी पॉलिटिकल सिस्टम, बेस बनाएंगी। समझ में आ रहा है। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट कहां से आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आइडियाज ऑफ मनु, आइडियाज ऑफ मनु, मनुस्मृति। समझ में आ रहा है, मनु, मनु के आइडियाज क्या थे, धर्मशास्त्र, धर्म शास्त्र, आइडियाज ऑफ मनु, धर्मशास्त्र। देन कौटिल्य के आइडियाज, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। समझ में आ रहा है। गांधी अंबेडकर के आइडियाज इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, गांधी, अंबेडकर, ओके, आइडियाज ऑन कास्ट, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। समझ में आ रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। तो ये क्या है, थॉट्स। नाउ देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप देखेंगे एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय ने रेडिकल ह्यूमैनिज्म की बात करी है, रेडिकल ह्यूमैनिज्म। अरविंदो घोष,
इनके क्या आइडिया थे? आइडियाज ऑन नेशनलिज्म, आइडियाज ऑन नेशनलिज्म। समझ में आ रहा है? तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जब आप मेरी क्लास कर लेंगे उसके बाद आपको एक रेफरेंस बुक पढ़नी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए। आप ले सकते हैं मेहता बी आर मेहता एंड वीपी वर्मा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। समझ में आ रहा है? ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, देन उसके बाद थियरीज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बाय हमजा अलवी, थियरी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बाय हमजा अलवी। ओके, हमजा अलवी। ओके, देन बहुत सारी किताबें हैं, फॉर एग्जाम्पल बरियान नेल्सन, वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस के लिए ले सकते हैं आप। ओके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड्रयू हेवुड की किताब आती है। तो नोट्स के साथ आपको, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ऑप्शनल पेपर है, नोट्स के साथ आपको रेफरेंस बुक पढ़नी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है? नोट्स, रेफरेंस बुक, क्लास के लेक्चर्स, इतना अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके 300 के ऊपर मार्क्स आएंगे ऑप्शनल में, कोई रोक नहीं सकता है। एंड प्लस ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है, इसमें आपको 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस फ्री मिलेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस विद प्रिंटेड आंसर्स। ओके, विद प्रिंटेड आंसर्स, 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ सारी चीजें हैं। ओके, और बाकी आपको इसके साथ जो देखना है, जैसे आपको राज्यसभा टीवी के डिस्कशन, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड की आपको पढ़नी है। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। ओके, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। नोट्स भी सफिशिएंट है, अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको पेपर बी के लिए करना पड़ेगा। पेपर बी आपका ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स। समझ में आ रहा है? तो यहां से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ओके, नाउ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें क्या होगा? थियरीज रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, थियरीज रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। समझ में आ रहा है? देन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। तो ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स होंगे, ये जो थियरीज होंगी, ओके, ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स होंगे, थियरीज होंगी, ओके, तो ये कहां से आएंगी? विद रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस, विद रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। समझ में आ रहा है? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न ऑल्सो। तो अब आपको एक डिफरेंस मैं बता देता हूं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। डिफरेंस क्या है दोनों में? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक। इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है? कम्युनिस्टिक, कम्युनिटी बेस्ड है, कम्युनिस्टिक। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है? इंडिविजुअल, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल।
समझ में आ रहा है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है? मैटीरियलिस्टिक है, मैटीरियलिस्टिक। इंडियन पॉलिटिकल थॉट कम्युनिस्टिक, दैट मींस कम्युनिटी बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड। इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्पिरिचुअलिस्टिक है। यहां पे ये क्या है? मैटेरियलिस्टिक। इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्पिरिचुअलिस्टिक, ठीक है, स्पिरिचुअलिस्टिक वेस्टर्न पॉलिटिकल। सो तो बेसिक डिफरेंस जो है वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट, दैट इज religion and politics are separate in western political thought. Religion and politics are separate in western political thought. Indian political thought अगर आप देखेंगे तो क्या है? religion and politics सेम ही है। समझ में आ रहा है? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर सिंगल एंटिटी। जैसे मैंने आपको बताया था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में पॉलिटिक्स किस पे बेस्ड थी? रिलीजन। रिलीजन क्या था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? अब आप देखेंगे किंग को पावर चाहिए होती थी, वो क्या कराता था? यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेय, राजशिव, ये सारे यज्ञ कराता था। ओके, एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर सेपरेट। समझ में आ रहा है? तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स था आपका पॉलिटिकल साइंस का कि कैसे पढ़ना है आपको और कैसे चीजों को समझना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो पॉलिटिकल इवैल्यूएशन जो शुरू होगा, पॉलिटिकल इवैल्यूएशन जो शुरू होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, वो शुरू होगा एंशिएंट ग्रीस से। एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस, देन हम पहुंचेंगे रोमन पे, ओके, देन मॉडर्न एरा। समझ में आ रहा है? तो यहां से शुरुआत होगी एंशिएंट ग्रीस से। समझ में आ रहा है? तो ये आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस का एक ग्लिम्स था कि कैसे आपको पढ़ना है, और चीजें बहुत ही आसान है। जो लोग सोच रहे हैं टफ है, लेंदी है, नहीं लेंदी। आपका 3.5 मंथ्स मैक्सिमम ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पर डे आपका 4 to 6 आवर्स का क्लास होगा, ओके, मिनिमम 4 आवर्स, ओके, टाइम पीरियड 3 to 3.5 मंथ्स, ओके। एंड इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? अभी पहला बैच तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 130 लोगों का बैच वो शुरू हो चुका है, चल रहा है वो ऑलरेडी। दूसरा बैच 15 से शुरू होगा, एंड इसमें आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री टेस्ट सीरीज, ओके, फ्री 8 मॉक टेस्ट, देन 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 500 practice questions, okay, then printed notes, printed notes, एंड दूसरी चीज जो लास्ट सबसे बड़ी चीज है वो है आपका पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस अप टू सिलेक्शन, अप टू सिलेक्शन। कोई भी कंफ्यूजन है कुछ भी, पर्सनल गाइडेंस अप टू सिलेक्शन। तो ये सारी ही चीजें हैं, ओके। ऑनलाइन क्लासेस 40,000 फीस है, ओके, 40,000 फीस है, बट टॉप फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए 35,000 ओनली, ठीक है। तो ये आपका पूरा कोर्स का एक फ्रेमवर्क है, और आपको कैसे पढ़ना है, क्या सारी चीजें हैं, तो इसमें दिया हुआ है, ओके। सो आई होप you will like the video, so thank you so much.